हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि RWA द्वारा नायक सीरीज नवीन सर के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें लगभग 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो हम इसी सीरीज को कम समय में रिवाइज करेंगे। जिन लोगों ने इस क्लास को देख लिया है वह भी इस क्लास को देखेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे कम समय में और याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने के सदियों पुराने अनुष्ठान मुदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सूची में सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो जो मुदियेट्टू है वह कहाँ का जो नाटक है यह पूछना चाहता है और इसे कब शामिल किया? 2010 में शामिल किया। यह केरल का नाटक है। कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं और यदि केरल की अमूर्त सूचियों की बात कर लें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो कुडियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला, यह तीनों चीज़ें 2008 में केरल की अमूर्त सूची में, यूनेस्को की अमूर्त सूची में केरल द्वारा शामिल की गई थी। और योग को कब शामिल किया गया था? तो योग को 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ को 2017 में शामिल किया गया था और 2021 में दुर्गा पूजा को नवीनतम अमूर्त सूची में यूनेस्को ने स्थान दिया है। दुर्गा पूजा को कब दिया? 2021 में। कुंभ को दिया 2017 में। योग को दिया 2016 में। दुर्गा पूजा कौन से नंबर की थी? 14वें नंबर की। और उससे नवीन कौन है? 15वें नंबर की है गरबा। यह कहाँ का है? गुजरात का है। इसे भी यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सूची में स्थान दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? कौन सी शैली? लाहो। तो लाहो कहाँ की है? यह है आपकी मेघालय की। मेघालय की नृत्य शैली है लाहो। कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्यों की यदि हम बात कर लें तो यह दोनों कहाँ के हैं? केरल के मार्शल आर्ट हैं। नोंगक्रेम, बेहंदी कलम, सादसुक और बंगाला और खासी, यह सभी भी मेघालय की नृत्य शैलियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो गंगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराने से। यह मुजफ्फरपुर यूपी का घराना है। इसके संस्थापक कौन है? किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो करीम खां किसके संस्थापक हैं? किराना घराना के संस्थापक हैं। किराना घराना से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, उपेंद्र भट्ट और भीमसेन जोशी। सबसे इंपॉर्टेंट नाम कई बार पूछा गया है, भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो यह किराना घराना से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद हैं। तो हरशंकर भट्टाचार्य सितार के उत्पादक हैं। सितार से और संबंधित नाम की यदि हम बात कर लें तो पंडित रविशंकर मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अरविंद पारेख। यह CHSL 2023 में पूछा गया था। अरविंद पारेख किससे संबंधित हैं? तो यह सितार से संबंधित हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, पंडित रविशंकर सितार, निखिल बनर्जी सितार, विलायत खान सितार और अरविंद पारेख भी सितार। इसके बाद अन्य इंपोर्टेंट नाम जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वायलिन से संबंधित है के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित हैं। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो यह आपका संतूर से संबंधित हैं, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। बंदू खान और सुल्तान खान, इनका संबंध है सारंगी से। बंदू खान और सुल्तान खान का संबंध किससे है? सारंगी से है। संतूर से संबंधित कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन किससे संबंधित हैं? वायलिन से हैं। हरशंकर भट्टाचार्य किससे हैं? यह सितार से हैं। यदि आप क्लास को निरंतर बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा सारे क्वेश्चन किस प्रकार याद हो गए। इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा क्लास में कि आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथिरई तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है।
चिथिरई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चित्राथी जल्लीकट्टू भी यह बुल फेस्टिवल है, यहाँ पर बैलों की जो दौड़ होती है जल्लीकट्टू में। चिथिरई यह भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। पुथंडू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब जीता था 1975 1975 में 1975 में जीता था। इसके कैप्टन थे अजीत पाल सिंह और पाकिस्तान को हराया था 2-1 से। नेक्स्ट है अगला, पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 1971 में बार्सिलोना में। विनर था इसका पाकिस्तान और उपविजेता था स्पेन। कौन था उपविजेता? स्पेन था। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है तो टप्पा। टप्पा कहाँ का संगीत है? टप्पा है आपका पंजाब का। जुगनी सुहाग यह भी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। लोरियन भी पंजाब का है। धोरियन भी पंजाब का है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की, तो पुरुष में जानिक सिनर जो कि इटली के हैं यह विजेता रहे हैं। फीमेल में आर्ना सवालेंका जो कि बेलारूस की हैं यह विजेता रहे हैं। युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स यह पुस्तक है किरण देसाई की, जिसे कि 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा की यदि हम स्थापना की बात कर लें तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946। यह फ्रांस की प्रथा पर आधारित थी। पहला संशोधन जेबी कृपलानी, पहला संबोधन जो संविधान सभा में था वह दिया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा, और अध्यक्ष इसके अस्थायी थे पहले सच्चिदानंद सिन्हा और इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की यदि स्थापना पूछे तो 6 दिसंबर 1946। और पहला संबोधन किसने दिया था? तो जेबी कृपलानी साहब ने, और अध्यक्ष इसके अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? किसने परामर्श दिया था? किसने सलाह दी थी कि संविधान सभा होनी चाहिए? तो BN राव यह भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता थे। संवैधानिक सलाहकार भी इन्हें कहा जाता है। संविधान का पहला प्रारूप बनाया था अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की योजनाओं के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय जो संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं आपसे पूछे ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पर संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति इसके जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दोनों बहुत क्लोज क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब पारित या अंगीकृत किया गया? तो 1949 को, 26 नवंबर 1949, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। एग्जैक्ट डाटा यह रहा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और कुल 165 बैठकें हुई थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान में।
जो सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं और कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, तो 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और इन 15 महिलाओं के नाम यह रहे: विजय लक्ष्मी पंडित, उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, यह पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुचेता कृपलानी पहली महिला, यह मुख्यमंत्री हैं यूपी की। कौन है? सुचेता कृपलानी है भारत की पहली महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री है, वो है सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू, इनका निधन हो गया था, लीला रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया था। सरोजिनी नायडू जो कि पहली महिला राज्यपाल थी भारत की, कहाँ किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की यह भी थी। हंसा मेहता, उसके बाद कमला चौधरी जी, दुर्गाबाई, रेणुका राय, मालती चौधरी ने इस्तीफा दिया था। दलित वर्ग से थे दक्षिणार्थी बेलायुधन बेगम एजाज मुस्लिम थी है, एनी मस्क्रीनी और अम्मू स्वामीनाथन, यह दक्षिण भारत की महिला थी जो कि इसमें शामिल हुई थी, केवल यही थी। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है हथनौरा से। कहाँ मिला है? हथनौरा से। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में स्थित है। और सराय नाहर राय, यह भी यूपी में है। दमदमा भी कहाँ है? यूपी में है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रादेशिक महत्व को समझा? तो भीमबेटका की खोज किसने की? यह एमपी में स्थित है पहली बात, और इसकी खोज की बीएस वाकड़कर ने। और कब खोजा? तो 1957 में खोजा था, 1957 में। नेक्स्ट, भीमबेटका महाभारत पर आधारित है और 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण होता है मेहरगढ़ से प्राप्त, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? यह सिंधु घाटी सप्ताकालीन स्थान है, यह राजस्थान में स्थित है। लोथल एकमात्र बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। और कोट दोजी, यह भी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अनाज था जौ। और सबसे पहला यदि पूछे पालतू पशु कौन था मानव द्वारा, सबसे पहला पालतू पशु, तो वो था कुत्ता। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नर्मदा टोली है आपका मध्य प्रदेश में, और एच.डी. सांकलिया ने इसकी खोज की थी। लोथल एकमात्र बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। एकमात्र डॉकयार्ड, यह भी लोथल ही है। रोपड़, यह पंजाब में है। धौलावीरा भी गुजरात में है जो कि यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं, जो जिनकी सीमा समुद्री सीमा से लगती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में यह कन्याकुमारी की अवस्थिति है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित द्वीपों के उगमों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? मतलब 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो अंडमान एवं निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल की यदि बात कर लें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में 11 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, जिसका कि पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, भारतीय और अंत सूर्योदय सबसे अंत में कहाँ होता है? तो वो गुजरात में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अवस्था विकसित है, अविकसित है, पिछड़ी हुई, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग का जो कार्यदल होता है वह गरीबी का आकलन करता है।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 से 56 में, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 और फिर एक कार का लाभ रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलोवाट यह आवर विद्युत का है, सेल्सियस ताप का है, गुणक रक्त का है, रिक्टर स्केल आर्द्रता का नहीं होता है, यह भूकंप का होता है। रिक्टर पैमाना भूकंप में नापा जाता है। आर्द्रता से हाइग्रोमीटर और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से और बायोविक एनोमीमीटर से नापा जाता है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दबाव दाब का पास्कल ऐसा ही मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता डायप्टर में मानी जाती है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ये भी सही है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता इसका बैक्यूरेल होता है, क्यूरी यहाँ पे नहीं होगा। दबाव या दाब पास्कल, लेंस की क्षमता डायप्टर, ऊष्मा जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैक्यूरेल। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? यह कौन सा परिवर्तन है? जल का जो वाष्प में परिवर्तन है वह होता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही, फल का पकना, यह भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार यदि परिवर्तन हो गया, एक बार चेंज हो गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आपने दूध से दही बना दिया तो दही से पुनः दूध नहीं बना सकते। और भौतिक परिवर्तन वह होते हैं जो वही अवस्था में फिर से पुनः वापस आ जाते हैं। जैसे आपने जल से बर्फ को बनाया, फिर बर्फ यदि आप फ्रिज से निकाल के बाहर रख देंगे, उस एटमॉस्फेयर से बाहर रख देंगे तो पुनः जल बन जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। जो रिक्टर जो स्केल होती है जिससे हम मापते हैं कि कौन सा अम्ल है, जो पीएच स्केल होती है, तो इस प्रकार की स्केल होती है। 1 से 14 तक इसमें लिखा होता है, बीच में 7 होता है। तो 7 से जिसका कम होता है वह अम्ल होते हैं और 7 से जिसका अधिक होता है वो क्षार होते हैं और जिसका साथी होता है वह उदासीन होते हैं। और इसकी खोज की थी सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। आप इसे याद रख सकते हैं कीड़ा से KEDA कीड़ा, यह KEDA KED और A, यह विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी के किस्में होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन बनाता है? तो हमारा शरीर बनाता है D और K विटामिन। D धूप के जरिए बनाता है और आंत्र जीवाणु द्वारा K विटामिन बनाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें, 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साह स्टेडियम रखा गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साह स्टेडियम रखा गया है। एन चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात कर लें तो यह बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। उसके बाद कोलकाता में ईडन गार्डन स्थित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। इनकी एज 50 से एज कम है। जिसे बिरला पुरस्कार दिया जाता है उसकी एज 50 से कम होनी चाहिए। शुरुआत 1991 में हुई थी बिरला पुरस्कार की। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो मिला है जवान को। जवान, इसमें अभिनेता रहते हैं आपके शाहरुख खान इसमें अभिनेता रहते हैं जवान, और अभिनेत्री रहती है नयनतारा। 39 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? मतलब 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनी कर रहे थे, गेंदबाज हैं। और यह 2023 का जो T20 2024 का जो IPL हुआ है उसके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? पैट कमिंस हैं। 20.5 करोड़ में से इन्हें खरीदा गया है। और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, जो कि IPL इतिहास के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हुए हैं 24.75 करोड़ में।
इसके बाद मेंस अवार्ड की यदि हम बात कर लें ओडीआई में तो विराट कोहली को मिला है और टी20 में स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव को मिला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमने लगभग 20 मिनट में कवर कर लिए। तो इसी प्रकार आप इस सीरीज को करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और रोजाना इस प्रकार की क्लासें देखें, जिससे कि आपका रिवीजन होगा कम समय में और चीज़ें रिवाइज होंगी। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। इसमें 15,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।